ये रिकॉर्ड भी हो रही है, जो लोग नहीं देख पाएंगे उनको मैं अपलोड करके और आपके एलएमएस पे मैसेज डाल दूंगा। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप देयर इज नो क्वेश्चन इन द प्रीवियस लेक्चर, यानी जो हमने पहले पढ़ा था, कि अगर हम रिक्वायरमेंट लेने जा रहे हैं तो हम जाके ये नहीं कहते हैं कि रिक्वायरमेंट बताइए। तो हम उससे पहले होमवर्क करते हैं, जो देख रहे हैं आप। एजेंडा पता होना चाहिए, स्कोप पता होना चाहिए, इस पे हमने बात कर ली थी। फिर आपको जो रूम चाहिए होता है, जो लोग चाहिए होते हैं, वॉइस रिकॉर्डर चाहिए होता है, तो वो सारी रिसोर्स चाहिए होती है। जिन लोगों के साथ इंटरव्यू करना है वो अवेलेबल होने चाहिए। फिर आप क्वेश्चंस बना के जाते हैं, पढ़ के जाते हैं, किसी से पूछ के जाते हैं। अब आप मीटिंग में पहुंच गए और अब उनसे मुलाकात करेंगे, ठीक है? तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, अभी यहाँ हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था कि आपकी कौन सी मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, ये आपको बताना चाहिए। ठीक है, तो स्टेशन अप्रोच आपकी दो तरह से हो सकती है, जो आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ी है। या तो वाटरफॉल हो सकती है या एजाइल हो सकती है। तो जो भी मेथोडोलॉजी है आप उसको बताएंगे, उसको एजुकेट करेंगे कि मैं ये करूंगा। मतलब अपने तरीका बताएंगे कि जी मैं आऊंगा, मैं रिक्वायरमेंट लूंगा, और मैं 3 महीने या सॉरी 1 हफ्ते आपसे रिक्वायरमेंट लूंगा, फिर मैं चला जाऊंगा। तो ये आप वाटरफॉल कर रहे हैं। फिर आप कहेंगे कि नहीं जी, हम सब सारे लोग बैठेंगे, रिक्वायरमेंट लेंगे, उसके बाद हम स्प्रिंट चलाएंगे, तो यहाँ पे जी कर रहे हैं, तो बताएंगे उसको आप क्या करेंगे। ठीक है, सरप्राइज नहीं होना चाहिए। फिर जो भी आप टेक्निक यूज करेंगे बेस्ड ऑन, ठीक है, तो वो आप लिखेंगे। जैसे अगर आप वाटरफॉल की रिक्वायरमेंट ले रहे हैं, तो आप पूरा एसआरएस बनाएंगे। हम उसको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपके एफआईपी में भी वही इस्तेमाल होती है, और आपकी जो मेथोडोलॉजी है वही है। लेकिन एजाइल के अंदर उसको हम यूजर स्टोरीज कहते हैं। यूजर केस नहीं होता, यूजर स्टोरीज होता है, उसके लिखने का स्टाइल होता है। ठीक है, तो वो हम फिलहाल, ठीक है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल लिखी हुई है कि मैं उसको जाके बताऊंगा कि जी आज जो मीटिंग होगी उसको मैं ऑफिस जाके डॉक्यूमेंट करूंगा, या घर जाके डॉक्यूमेंट करूंगा, और आपको शाम को अगर मीटिंग है तो सुबह भेज दूंगा, सुबह मीटिंग है तो दूसरे दिन भेज दूंगा आपको, विद इन 48 आवर्स। 28 आवर्स या 24 आवर्स, या जो कुछ भी है। ठीक है, तो जो कुछ आपने लिया है आप पूरी कोशिश करते हैं फोकस करके, डिस्ट्रैक्शंस ना हो, एक कमरे में कोई फोन ना हो, लैपटॉप ना हो, तो एक्यूरेट नोट्स ले लेते हैं आप। ठीक है, और आप वॉइस भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि आपको कोई चैलेंज आए तो आप वॉइस को दोबारा से सुन सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आप लिखते हैं कि कौन कौन लोग अटेंड किया था, उसके मिनट्स बनते हैं ना बकायदा, कौन लोगों ने अटेंड किया था, कौन लोग ने कहा था मैं आऊंगा और नहीं आ सके, क्या डिसीजन मेक हुए, क्या एक्शन, जो एजेंडा आइटम है उसके ऊपर। ठीक है, ओके, तो ये है। ठीक है, और ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ था कि अगर आप कोई बोर्ड पे डिस्कशन हो रहा है, तो आपने कोई बोर्ड पे डायग्राम बनाई होगी, उसकी तस्वीर ले लें और उसी को आप एसआरएस में डला लें, डाल दें। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। ये हम पढ़ चुके हैं कि डायग्राम क्यों बनाते हैं, मॉडल्स क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो आप ये बनाते हैं, और नॉर्मली जब आप रिक्वायरमेंट ले रहे होते हैं, तो आप उस रूम में आपको 4 दीवारें होती हैं। तो उन दीवारों पे नॉर्मली, अगर आप एक मीटिंग रूम में हैं तो कहीं बोर्ड होगा जिस पे आप लिख रहे होंगे, अगर नहीं है तो आप उस दीवार पे चार्ट लगा सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। तो यू कैन यूज योर बोर्ड। तो इजाइल ये बहुत सपोर्ट करता है, इजाइल की मेथोडोलॉजी, कि आप स्टिकी नोट लगा दें, उस पर कुछ लिख लें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत बड़ा सिस्टम बन रहा है, तो बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स होते हैं जिसपे वो आर्किटेक्ट जो है ना, वो बना रहा होता है कि उसकी डेटाबेस ऐसे होगी और इसमें ये आइटम होंगे, ये उसके डेटा डिक्शनरी है, दूसरा मॉड्यूल ये है, तीसरा मॉड्यूल है। तो बोर्ड पे अलग अलग बना रहा होता है, नॉर्मली वो कलर यूज करता है कि ब्लैक कलर वाला जो है ये वाला मॉड्यूल है, ये वाला मॉड्यूल है। तो बहुत बड़े आर्किटेक्ट को समझने के लिए कितनी टीयर होगी, क्या होगा, कितनी डेटाबेस होगी, तो वो बहुत, क्योंकि बनाने से पहले उसको उसको आर्किटेक्ट बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आपने मीटिंग कर ली है उससे 2 घंटे की, 3 घंटे की, अब आप ऑफिस जाके
उसको या तो मिनट्स लिखेंगे, और अगर आपने मिनट्स लिख लिए 3 4 5 जितनी भी मीटिंग हुई है, अब आप उसको एसआरएस बना रहे हैं, ये आपके जहन में आना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये है कि जो भी फॉर्मेट है उसमें लिखेंगे, आप अपने नोट्स को तरीके से लिखेंगे। कोई ओपन इशू है तो उसको आप बताएंगे कि भाई अभी तक ये चीज़ आपने बताई नहीं है। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा, तो दैट्स एन ओपन इशू। या कोई डिस्कशन रह गया था तो वो साहब अभी मौजूद नहीं है, वो साहब वो बताएंगे, तो दैट इज एन ओपन इशू। ठीक है। ठीक है। अब आपने क्या किया? अब आपने उस डॉक्यूमेंट को ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, जो भी आपका टेम्पलेट था जो आपने पढ़ लिया है एसआरएस के अंदर, तो आप, कोई ओपन इशू है तो आप लिखते हैं टू बी डिफाइंड, टीबीडी का मतलब है टू बी डिफाइंड। ठीक है, तो ये आप कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाने के बाद आप किसी और को दिखाते हैं। रिव्यू का मतलब है, नॉर्मली अगर मैं एक बीए हूँ और मैं बैंक की रिक्वायरमेंट दे रहा हूँ, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई और भी होगा जो बैंक का बीए होगा, तो मैं उसको दिखाता हूँ कि देखिए मैंने रिक्वायरमेंट ले लिया और डॉक्यूमेंट बनाया है, जरा आप इसको रिव्यू कर लीजिए 2 घंटे के लिए। तो वो कहता है अभी मेरे पास टाइम नहीं है, सुबह है, तो मैं सुबह ले जाके उसको दिखाता हूँ, उसको पढ़ाता हूँ, उसका व्यू ले लेता हूँ। तो उससे क्या होता है कि डॉक्यूमेंट बेहतर हो जाता है। आप देख रहे हैं कि कितनी एहतियात हो रही है, कि पहले तो मैंने एहतियात की, मैं पढ़ के गया, मैंने सारा कुछ कर लिया, उसके बाद मैंने डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड किया, लेकिन उसके बाद मैं फिर किसी और को भी दिखा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड रिव्यू। ठीक है, ये क्यूए है एक्चुअली, क्वालिटी श्योरेंस ये है कि आप किसी और को भी दिखा लीजिए, क्योंकि आप जिस तरह से लिखते हैं, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है कि आपने रिक्वायरमेंट लेने के बाद उसका रिव्यू करवा रहे हैं किसी और से, पीयर रिव्यू कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये सारी एहतियात इसलिए कर रहे हैं कि रिक्वायरमेंट हमारे पास करेक्ट हो, कंप्लीट हो, कोई चीज रह ना जाए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो कोई चीज नहीं समझ में आए तो आप रोक के सवाल कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ, और जी, ओके सर। ठीक है, तो ओके, ठीक है। ठीक है, कुछ चीजें आप जो रॉ नोट्स लिखे होते हैं उनको रखते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कि कस्टमर भूल जाता है, तो कहता है नहीं ये तो मैंने नहीं कहा था, तो आप कहते हैं नहीं आप वॉइस रिकॉर्ड सुन लें और ये आपने कहा था, आप भूल गए शायद। ठीक है, तो इस तरह से आपको रखना चाहिए। नॉर्मली नहीं करते, लेकिन कभी कभी भूल भी जाते हैं, कभी शरारत भी करते हैं। ठीक है, फिर आपने क्या किया? फॉर एग्जाम्पल आप उनसे शेयर करते हैं कंसोलिडेट नोट्स। ठीक है, तो कंसोलिडेट नोट्स आप क्या करते हैं, एक मीटिंग कर ली, 2 मीटिंग कर ली, तो वो उनको जोड़ के, कंसोलिडेशन का मतलब है जोड़ के आप उनको दिखाते हैं। देख लीजिए, देख लीजिए, रिव्यू कर लीजिए, इसमें कोई चीज़ रह तो नहीं गई। मैंने, देखिए, फिर लिखने के बाद मैं उनसे क्या पूछ रहा हूँ, 2 सवाल पूछ रहा हूँ कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई कि आपने बताई थी और मैंने नहीं लिखी है, और कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपने बताई कुछ और थी और मैं गलत समझाऊं। तो देखिए मैं ये समझाऊं, जो मैं वर्ड लिख रहा हूँ अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, एंड अंग्रेजी इज नॉट माई नेटिव लैंग्वेज। तो 2 चीजें पूछते हैं, कोई चीज रह तो नहीं गई और कोई चीज मैंने तो नहीं गलत समझ ली, क्योंकि अगर कोई चीज रह गई है तो इनकम्प्लीट है। ठीक है, और अगर मैंने गलत समझ ली है तो वो इनकरेक्ट है। ये बात समझ में आ रही है? आई आस्क 2 थिंग्स, जब मैं लिख लेता हूँ, डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ, तो मैं कहता हूँ ये जो हमारी 2 मीटिंग हुई थी इसमें ये डिस्कशन हुआ था, तो इसमें देख लीजिए कोई चीज इनकरेक्ट तो नहीं है, कोई चीज मैंने तो नहीं गलत समझ ली, कोई चीज इनकम्प्लीट तो नहीं है, आपने बताई थी और मैंने नहीं लिखी है। ये बात समझ में आ रही है? वी आस्क 2 क्वेश्चंस, कोई चीज मिस तो नहीं हो गई, कोई चीज, ठीक है, रह तो नहीं गई, दूसरी चीज कोई चीज मैंने तो नहीं गलत समझ ली। ठीक है, क्योंकि मैं बिजनेस का, जी ठीक है। अब क्या करते हैं, आप उसको तरीके से लिखना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अगर ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया बताया, तो आप पूछते हैं ऑब्जेक्टिव इज बिजनेस रिक्वायरमेंट। ठीक है, फिर उसको आप लिखते हैं और आप उसको लिख, ठीक है। कोई ऐसी चीज है जो आपकी समझ में नहीं आ रही तो आप पूछेंगे, कोई चीज इनकंसिस्टेंट है कि पहले उन्होंने ये बताई थी बाद में ये बताई है, तो भी आप पूछते हैं। ये इनकंसिस्टेंसी है कि उस वक्त मुझे याद नहीं थी या उस वक्त मुझे पता नहीं था, ये सही बात है, तो आप पूछ लेते हैं यार आपने पहली मीटिंग में ये बात बताई थी, अब जो आप कह रहे हैं वो ये है। तो सारी चीजें आपने नोट की होती हैं और बहुत आप अलर्ट होते हैं, तो आप उसको क्योंकि वो बहुत फॉर्मल नहीं होते हैं, वो आपको बता रहे होते हैं। ठीक है,
अभी जुमला पढ़िए, लास्ट लाइन, फ्लैग एनी इशू। कोई चीज भी समझ में नहीं आ रही, कोई भी चीज गलत लग रही है, तो इसी वक्त रोकिए, सवाल करिए, पूछिए, क्लैरिफाई करिए। उसको आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। कोई तकल्लुफ नहीं होना चाहिए, कोई चीज रहनी नहीं चाहिए। कोई चीज आपकी समझ में नहीं आ रही है तो उसी वक्त रोकिए। उस वक्त आपकी समझ में नहीं आई थी, आप लिख के आ गए थे, लेकिन जब आप डायग्राम बना रहे थे तो आपने कहा ये कैसे हो सकता है। ठीक है, तो फिर आप फौरन पूछेंगे उनसे। अगर आप लिख रहे हैं, शाम हो गई है, तो दूसरे दिन सुबह फोन करके पूछेंगे या मेल करेंगे, जो भी तरीकाकार है आप लोगों का, उससे आप पूछेंगे। नॉर्मली तो जाके पूछ लेना चाहिए, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बैंक की आईटी टीम हूँ, तो मैं तो उधर ही ऑफिस में हूँ, तो जाके उन साहब से पूछ लूंगा। लेकिन अगर मैं वेंडर हूँ, मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है, और आपका ऑफिस कहीं और है, तो मैं फोन कर लूंगा या मेल कर लूंगा। नॉर्मली फोन कर लेना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि डोंट टेक इट। तो इम्फेसाइज क्या है कि आपने करेक्ट और कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेनी है, तो कोई चीज रह ना जाए, आपने बहुत एहतियात करनी है। ठीक है। अभी पहली लाइन का मतलब ये है कि आपने कोई जुमला बताया उसने, लेकिन फिर उसने कहा कि इसको मैं और भी बताऊंगा, इसको फर्दर एक्सप्लोर करने की जरूरत है, इसको इस तरह से देख लीजिए, इसको इस तरह से देख लीजिए। तो आप दोबारा से पूछेंगे। ठीक है, उसकी डिटेल पूछेंगे कि या ये मुझे समझ में नहीं आ रही, इसमें थोड़ा गैप लग रहा है, जरा इसको बताइए। ठीक है, तो आप उन क्वेश्चंस को दोबारा से पूछेंगे। ये सारा एम्फेसाइज क्या हो रहा है? एम्फेसाइज ये हो रहा है कि कोई चीज गलत ना नोट कर लूं, कोई चीज रह ना जाए, इनकरेक्ट ना हो, और कोई चीज इनकम्प्लीट ना रह जाए। तो आपकी जितनी अच्छी डोमेन नॉलेज होगी, तो आपको मालूम है ये चीज तो इन्होंने सही नहीं बताई है, ये चीज तो रह गई है, ये तो भी पूछी नहीं है, ये भी डिस्कस नहीं हुई है। ठीक है, पार्किंग लॉट क्या होता है कि जब आप सवाल लिखते हैं, तो मैं बोर्ड पे एक छोटा सा कोना बना देता हूँ। तो कोने में दो चीजें लिखी जाती हैं। एक तो वो लिखा जाता है जो प्रोजेक्ट के स्कोप में नहीं है, और वो आदमी कह रहा है इसको लिखो या इसको समझो। तो आपको मालूम होता है स्कोप में नहीं है, तो आप उससे आर्ग्यू नहीं करते, आप उसको लिख देते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज है कि वो बताई तो गई है, लेकिन रिजॉल्व नहीं हुई है। उसने कहा ये भी होता है, देख लीजिएगा। अब वो देखेगा कौन? पूछेगा किसी से? आप फलाने साहब से पूछ लीजिएगा। तो आप नोट कर लेते हैं उसको पार्किंग लॉट में कि ये इशू है जो अभी स्टिल ओपन है, नहीं हुआ है। ठीक है, ये भी सारी थ्योरी है, लेकिन जब आप जाएंगे इंडस्ट्री में काम करेंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि सारी चीजें थ्योरी नहीं है आपके लिए। ठीक है, मैंने एक असाइनमेंट भी दे दिया है, और मैंने वो भी दे दिया, तो थोड़ा सा काम करेंगे और फिर सर से आगे पूछेंगे कि हाँ सर, ये चैलेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल तो यही है कि आप जाके रिक्वायरमेंट लें सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो आपको चैलेंज नजर आएगा। ठीक है, आप किसी से भी पूछिए, मैंने बताया आपको। सेकेंड असाइनमेंट में ये कहा कि कोई लिविंग असाइन को कर लीजिए, तो कर लीजिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। तो फिर आपके जहन में सवाल तो होंगे, सर मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने ये कहा, सर मैंने उनको बोला तो वो सही तरह से नहीं बता पाए। तो ये सारे चैलेंजेस आएंगे आपको। ठीक है। ठीक है, तो क्या है, कोई चीज क्लियर नहीं है तो उसको पूछिए। तो ओपन इश्यूज का मतलब है उसमें कोई फर्दर डिटेल चाहिए, वो देख लीजिए। कोई चीज पूछनी है तो वो पूछ लीजिए। यानी अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है, उन्होंने अभी बताना है। ठीक है। ठीक है, फिर वो कब खत्म करेंगे, उसकी डेट क्या है? ठीक है, तो कोई इशू है तो आप उसको शेयर्ड प्लेस पे डाल सकते हैं। ठीक है, गिट हब पे डाल सकते हैं, कोई भी और भी तरीका यूज कर सकते हैं। अब इसको देख लीजिए, फिर मैं इस पे एक्सप्लेन करता हूँ इसका क्या मतलब है। पढ़ लीजिए जरा इसको। ठीक है, रेड कलर में जो आपको नजर आ रही है, बिजनेस रिक्वायरमेंट, यूजर रिक्वायरमेंट और फंक्शनल या सोल्यूशन रिक्वायरमेंट, इससे तो आप वाकिफ हैं। ठीक है, तो जब भी रिक्वायरमेंट आती है, तो पहली वाली रिक्वायरमेंट है कि बिजनेस का प्रॉब्लम क्या है, बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है। फिर उसके बाद यूजर कहते हैं या स्टेक होल्डर कहते हैं आप। फिर आप उसको, जो बिजनेस का सोल्यूशन है, उसको आप फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल में भी होती है। ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो बिजनेस के रूल्स अप्लाई होंगे। तो ये कैटेगरीज हैं कि रिक्वायरमेंट कहाँ फॉल हो रही है। ये फॉर एग्जांपल, मैंने सेल्स का सिस्टम बनाया है।
तो सेल्स के सिस्टम में क्या है कि जनाब मैं क्रेडिट पे भी चीजें दे देता हूँ, ठीक है। लेकिन रूल ये है, बिजनेस रूल ये है कि हम 15 दिन से ज्यादा क्रेडिट नहीं देंगे। यानी आपने अपनी दुकान पे कोई चीज रखी और बेच दी, तो अगर 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं, जब तक आपके पैसे नहीं आएंगे तो आपको दोबारा से कोई चीज बेचने के लिए नहीं दी जाएगी। दैट्स ए बिजनेस रूल। तो जब आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो इस बिजनेस रूल को नोट करेंगे और वो ट्रिगर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक वेंडर हूँ जो आपसे चीज लेता हूँ और बेचता हूँ, सेल्स का सिस्टम बना हुआ है। लेकिन अगर मेरी पेमेंट नहीं आई है तो वो सिस्टम सेल्स का ओपन नहीं होगा और मुझे कुछ नहीं देगा, बिकॉज दिस बिजनेस रूल्स आर अप्लाइड, ठीक है। फिर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? एक्सटर्नल इंटरफेस पढ़ाया था सर ने कि ये सॉफ्टवेयर किसी और सॉफ्टवेयर से तो नहीं इंटीग्रेट हो रहा, तो दैट इज एक्सटर्नल। तो ये रिक्वायरमेंट की किस्में हैं। कंस्ट्रेंट क्या है? कोई टेक्नोलॉजी का कंस्ट्रेंट तो नहीं है इसमें, कोई बजट का कंस्ट्रेंट तो नहीं है। हमारे लिए टेक्नोलॉजी का कंस्ट्रेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किस टेक्नोलॉजी में यूज़ करना है, टूल कौन से हैं, डेटाबेस कौन सी है, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। कंस्ट्रेंट टाइम का भी हो सकता है, कंस्ट्रेंट बजट का भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी का भी हो सकता है, रिक्वायरमेंट का भी हो सकता है। फिर इसकी डेटा रिक्वायरमेंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं सिस्टम बना रहा हूँ, तो मैं फलाने जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसके बाद अब नए सिस्टम पे बना रहा हूँ। तो ये जो सिस्टम है वो, फॉर एग्जांपल, एक पुरानी आईबीएम की मशीन थी, AS400 की, उस पे था। और अब तो मैं नए टूल पे माइक्रोसॉफ्ट पे बना रहा हूँ, तो डेटा ट्रांसफर कैसे होगा, डेटा क्लीन कैसे होगा, ठीक है, ये सारी चीजें। तो इट इज नॉट ओनली फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अगर आपको याद हो, सर ने बताया था कि रिक्वायरमेंट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशन, तो ये डायमेंशन है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट की डायमेंशन है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो ये 9 कैटेगरीज है, ठीक है। इसमें भी नॉन फंक्शनल नहीं है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? कोई सवाल, कोई नहीं समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? क्लियर है सब? ठीक हेलो है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कोई क्वेश्चन बेटा? जी सर, ये क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के बारे में बता देंगे आप? हाँ, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जो जो मुश्किल है, जो मुझे नहीं आती, वही पूछनी है। बता रहा नहीं हूँ। सर। हाँ, जी। बता रहा हूँ, बता। क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ये होते हैं, जब आप रिक्वायरमेंट ले रहे होते हैं तो आप देख रहे होते हैं कि इसको किस तरह से, फॉर एग्जांपल, ये रिक्वायरमेंट किस लेवल की है। रिक्वायरमेंट जब आप लेते हैं, तो अगर सी लेवल पे या चेयरमैन साहब ने रिक्वायरमेंट दी है तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसकी प्रायोरिटी हाई हो जाएगी। लेकिन किसी और ने दी है तो उसकी प्रायोरिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो जो आप रिक्वायरमेंट लेते हैं उसकी प्रायोरिटी डिफाइन करते हैं। फिर ये देखते हैं कि जो रिक्वायरमेंट दी है वो ठीक है सर। फर्स्ट हैंड दी है या सेकंड हैंड दी है। यानी मैंने जिनसे रिक्वायरमेंट लेनी थी वो साहब अवेलेबल नहीं है, तो कोई और साहब बता रहे हैं, तो मुझे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा कि ये शायद इसमें फिल्ट्रेशन तो नहीं है, कहीं ये इनकम्प्लीट तो नहीं है। तो मैं पूछ लेता हूँ, ये रिक्वायरमेंट आपने खुद ली है? वो कहते हैं नहीं सर, वो तो बिजी होते हैं, तो उन्होंने मुझे बताई है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें उस वक्त नोट कर लेनी चाहिए कि ये मुझे किस तरह से, इसकी प्रायोरिटी कैसे देखनी है। इसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब है किसने दी है, एट्रीब्यूट्स का मतलब है, और इसका ओनर कौन है, इसकी प्रायोरिटी क्या है, ये एट्रीब्यूट्स है, ठीक है सही है सर, थैंक यू। जी जी। जी। तो एक्चुअली जब आप लिख रहे होते हैं ना, तो सारी रिक्वायरमेंट्स आर नॉट हाई प्रायोरिटाइज, सारी रिक्वायरमेंट इज नॉट करेक्ट। मैं कहता हूँ ये तुमको किसने बताई है? सर वो ये कह रहे थे, तो मैं कहता हूँ नहीं, उनसे दोबारा से पूछ लो और मुझे बताओ कि वो क्या कह रहे हैं, बिकॉज आई हैव टू, कहीं फिल्टर ना हो जाए, कहीं उसने कुछ और बोला हो, तुमने कुछ और समझाओ। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं रिक्वायरमेंट्स के, ठीक है। क्लियर हो गई? जी सर, क्लियर होगा। ओके, थैंक यू। अब ये देखिए, जब आप रिक्वायरमेंट लेते हैं ना, तो एज बीए, एज ए रिक्वायरमेंट, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, कोई चीज नहीं क्लियर हो रही है, तो आपको बार बार पूछना है। ये कि अगर इसमें कोई चीज गलती रह गई और आपने तकल्लुफ किया, तो आप एक गलती इंड्यूस करके, मतलब वो चीज वैसी नहीं है जैसी आपने पूछ लेनी चाहिए थी, तो आप डॉक्यूमेंट करके डेवलपमेंट टीम को दे देंगे, ठीक है। तो अगर एक छोटा सा एरर इंड्यूस हो गया तो वो डेवलपमेंट में भी जाएगा, फिर वो कस्टमर सही
नहीं उसको, जाहिर सी बात है, बुरा मानेगा या चीखा मारेगा। तो एनीथिंग डज नॉट फिट और डज नॉट मेक सेंस, तो आपको उसको पूछना चाहिए भाई क्या चीज है, किस तरह से है। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बीए का सवाल करना बहुत जरूरी है, बीए का क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। और ये बहुत सिंपल तरीके से आप कर लेते हैं। बाज दफा होता है कि जब आप सवाल करते हैं तो उसने भी नहीं सोचा होता है। ठीक है, तो आप अभी, क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है इसलिए आपको इस जुमले को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैंने जो एक्सरसाइज दी है उसको करके देख लीजिएगा तो आपको लगेगा कि बाज दफा उन्होंने भी नहीं सोचा होता। जब आप सवाल करते हैं ना, तो वो कहते हैं अच्छा मैं सोच के बताता हूँ या मैं पूछ के बताता हूँ। तो एनीथिंग डज नॉट फिट इन दोज कैटेगरीज। कैटेगरीज में क्यों कह रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट्स आर मल्टी डायमेंशन। मैंने बताया था ना, यूजर इंटरफेस एक अलग चीज है, डेटा एक अलग चीज है, परफॉर्मेंस एक अलग चीज है, सोल्यूशन एक अलग, फंक्शनल रिक्वायरमेंट एक अलग चीज है। ठीक है, हमारा सारा फोकस होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट में, वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या चीजें हैं, कंस्ट्रेंट्स, टेक्नोलॉजी है, कॉस्ट है, शेड्यूल है, क्या चीज है। ठीक है, ताकि आपको पता होना चाहिए। आई होप अजम्पशंस पता हो गया, कंस्ट्रेंट पता होगा आप लोगों को, या अगर कोई क्वेश्चन है तो शैल आई एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, सेकेंड लाइन लाइन क्या कह रही है? एडिशनल इंफॉर्मेशन एज हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट सेटिंग डिस्क्रिप्टिव नेचर। बस इसको सुन लीजिए और कहीं नोट कर लीजिए। कॉन्टेक्स्ट क्या है, हिस्टोरिकल क्या है? जब आप रिक्वायरमेंट लेने जा रहे हैं ना, तो फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि मुझे ये चीज़ों को ऑटोमेट करना है। तो असद साहब ये सुन लीजिए, ये ऑटोमेट करना है, लेकिन हम जब 2 साल का डेटा आ जाएंगे तो हम इस पे डेटा साइंस भी या डेटा इंजीनियरिंग भी करना चाहेंगे। तो वो सारे ऑप्शन अभी होने चाहिए, अभी नहीं चाहिए, लेकिन 2 साल के बाद बैंक क्या करेगा, इस पे डेटा साइंस लगाएगा। तो जो आप ऑटोमेशन करेंगे, ये कॉन्टेक्स्ट है उसका, यानी उनको ये भी चाहिए। तो इस वक्त आप ऐसा ना कहेंगे आपने बताया नहीं था और हमने किया नहीं। समझ में आ रही है? तो ये रिक्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स हो गई है कि आपको, अभी तो मैं सिर्फ ऑटोमेशन करा रहा हूँ, जब बैंक का 3 साल का डेटा आ जाएगा तो मैं उस पर डेटा साइंस से भी लगाऊंगा। ये बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? अब समझ में आ रही है ना मल्टी डायमेंशन का क्या मतलब है? हम तो कहते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट, यहाँ तो बैंक इन्वेस्ट कर रहा है ना, आपसे एक एप्लीकेशन बनवा रहा है, 1-1.5 करोड़ रुपए आपको दे रहा है, साल भर दे रहा है। तो कहता है 3 साल बाद ये ऑब्सलीट नहीं होना चाहिए, 3 साल बाद जब डेटा आ जाएगा तो मैं उस पे, तो वो क्लीन डेटा कैसे होगा, उसकी लेक कैसे बनेगी, आप अभी से ऑप्शन रखते हैं कि इसको ये भी चाहिए होगा। ठीक है, फिर उसके अलावा हिस्टोरिकल चीजें पूछ लेते हैं, पहले बना था तो क्या हुआ था, उसमें क्या चैलेंज थे। ठीक है, तो ये सारी डायमेंशंस हैं। कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आप हमें नहीं बता रहे, अभी बता दीजिए। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। तो मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ मल्टी डायमेंशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी, जब आप बहुत बड़े सिस्टम में होते हैं तो सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। तो अभी जरा मुश्किल हो रही होगी कि थ्योरी है, लेकिन जब आप एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे किसी के साथ जाके रिक्वायरमेंट, मैंने कहा था बैंक से ले लीजिए, कोई और जहां भी आपको आसान लगे वहां जाके इस एक्सरसाइज से गुजरिए। ये असाइनमेंट इसलिए नहीं है कि नंबर देना है, असाइनमेंट इसलिए है कि आप उससे गुजरेंगे तो आप इन चीजों को अप्रिशिएट कर पाएंगे। जो अभी आप बोर होते हैं, आप लगता है कि थ्योरी है, इट्स नॉट थ्योरी, क्योंकि मैं तो यही काम करता हूँ ना, और मैं इसी के पैसे लेता हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चल जाओ भाई। चलिए, तो यहाँ तक कोई सवाल, क्वेश्चन? दूसरा मुझे टॉपिक शुरू करना है, लेकिन 12 इसमें कोई सवाल, रिक्वायरमेंट कैसे ली जाती है, इलिस्ट्रेशन और गैदरिंग में क्या फर्क है, रिक्वायरमेंट लेने से पहले क्या करना चाहिए। मैं थोड़ा सा पीछे जाके ये डायग्राम पे आ जाऊं। इलिस्ट्रेशन का क्या मतलब है, इसको गैदरिंग क्यों नहीं कहते हैं, थोड़ा सा ये रियलाइज हुआ। दूसरा ये रियलाइज हुआ कि रिक्वायरमेंट पर्सपेक्टिव क्यों ऑब्सोलीट है। ये थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है या याद आ रही है चीजें? इसमें कोई क्वेश्चन, कोई चीज नहीं समझ में आई है तो जरूर पूछिए। सर डॉक्यूमेंट ओपन इश्यूज थोड़ा बता दें। ओके, ओपन इश्यूज क्या है बता देता हूँ मैं आपको। कौन गया ओपन इशू भाई? ओके, देखिए, जब मैं रिक्वायरमेंट ले रहा हूँ तो
ऐसा मुमकिन है कि उसने कहा होगा कि देखिए, मैंने जब उससे कहा ना ये कैलकुलेशन होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो कहता है अच्छा मुझे याद नहीं है, शायद ये होता है, तो मैं कल आपको बताऊंगा। तो इसका मतलब है रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हुई है, वो फॉर्मूला अभी भी ओपन है, कल इन्होंने बताना है। तो बताएंगे, कंफर्म करेंगे तो मैं लिखूंगा। ये बात समझ में आ रही है? देखिए, हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि रिक्वायरमेंट करेक्ट हो और कंप्लीट हो। तभी वो कंप्लीट नहीं हुई है, उसने कहा मुझे शक है कि शायद ये फॉर्मूला नहीं है, मैं कंफर्म करके आपको मेल करूंगा या फोन करूंगा। दैट इज एन ओपन इशू। ठीक है। दूसरा, उसने कहा कि जनाब ये वाली चीज तो मैंने बता दी है, लेकिन ये वाली चीज फलाने साहब देखते हैं, उनसे पूछना पड़ेगा। तो इसका मतलब है ये जो मुझे रिक्वायरमेंट दी गई है अभी कंप्लीट नहीं है, अनलेस मैं उन साहब से पूछूं, वो बता दें और इनसे वेरीफाई कर लूं, तब वो कंप्लीट होगी। तो दिस इज एन ओपन इशू। बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर ये है कि जनाब मैंने कोई चीज पूछी है उनसे, या मैंने कोई सवाल पूछा है, तो उन्होंने कहा यार ये तो मुझे भी नहीं पता है। तो अब इसके दो तीन ऑप्शन है, या तो मैं सर्च कर लूं, या मैं किसी बॉस से पूछ लूं, या वो सर्च करके मुझे 2 दिन बाद बताएंगे। ठीक है। तो रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हुई है, मैंने उनसे पूछा, उनके पास उनका जवाब नहीं है। ठीक है। तो ये मीटिंग ऐड हो जाएगी भाई 10 मिनट में, तो हम 10 मिनट और पढ़ लेंगे। ठीक है, मुझे कह रहा है अपग्रेड कर ले, $15 दे दें। नहीं बस समझ में आ गई ओपन इशू कोई? नॉट क्लियर? या जब किसी के पास जाएंगे और आप रिक्वायरमेंट लेंगे जब, तो वो ये तो मुझे भी नहीं पता है, आप पहली दफा पूछ रहे हैं, तो दैट इज एन ओपन इशू। रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हुई है। कंप्लीट होगी जब आप सवाल पूछेंगे, वो बता देगा आपको, क्लैरिफाई कर देगा, तो आप कहेंगे हाँ ठीक है भाई। चलिए, और कोई सवाल और कोई चीज जो आप लोग पूछना चाहें? मैं थोड़ा मैं पीछे जाऊँ, हाँ ये चीज डाइजेस्ट हो रही है, मतलब थ्योरी के लिहाज से नहीं, समझ में आ रही है कि हम ये पूरा कोर्स क्यों पढ़ रहे हैं, रिक्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से क्यों नहीं जाते हैं, और जिस एज में हम हैं हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है। सॉफ्टवेयर बना के देना वो तो हम दे रहे हैं, लेकिन वो बेकार हो सकता है अगर उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। ये सारी चीजें डाइजेस्ट हो रही हैं, समझ में आ रही हैं, मतलब डज इट मेक सेंस कि इतना जोर क्यों लग रहा है? ठीक है। अब इन लोगों को जो बातें जो समझ में आ रही है उनको याद भी रखना है, ताकि ये आप जब आप ग्रेजुएट करके जाएंगे तो दैट्स अ रोल, जो जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वैसे ये एक रोल है जो अब नया रोल है, यानी बीए का रोल या रिक्वायरमेंट इंजीनियर रोल आज से 10 साल 15 साल पहले नहीं होता था। तो ये रोल किसी वजह से है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है। तो अगर आप जाएंगे iiba.org, तो उस पर जाके जरा देखिए ये सर्टिफिकेशन क्या होती है, और क्यों 4 किस्म की सर्टिफिकेशन है, इस पे इतना क्यों पैसा लगता है। तो इसका मतलब है दैट्स अ न्यू रोल। तो ट्राई अंडरस्टैंड, मतलब क्लासरूम में पढ़ना समझना इज नॉट इनफ। ठीक है। और दूसरी बात, ये जो आपको क्विज दिया गया, सॉरी असाइनमेंट दिया गया है, उस पर थोड़ा सा वक्त लगाइए। नॉट फॉर दी सेक के सर को असाइनमेंट करके देना है और 5 नंबर लेने हैं। तो 5 नंबर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उस एक्सरसाइज से गुजरना, क्योंकि मेरे पास लैब नहीं है, मैं सारे 10 बच्चों को बैंक ले जाऊं और उनसे कहूँ रिक्वायरमेंट लो, वो थोड़ा टाइम लगेगा, मीटिंग करना ये करना, पूरा एक साइकिल है ना, मीटिंग का टाइम लिया, प्रिपरेशन की, फिर जाके रिक्वायरमेंट ली। आई विश मैं कहीं रिक्वायरमेंट ले रहा होता और आपको बिठा देता पूरी क्लास को, वो अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन किसी वक्त मैं ये कर भी सकता हूँ कि रिक्वायरमेंट दिया हुआ तो आप लोगों को कोर्स पढ़ाया था तो मैं ले जाऊँ, लेकिन बहरहाल ये एक सही से गुजरी है, बहुत हेल्प करेगा आपको अपने करियर में और एफआईपी में। ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन तो मेरा तो ब्रेड एंड बटर ही यही है, मैं इसी से कमा रहा होता हूँ, इसी से मैं बहुत बड़े बड़े बैंक्स में जाके उनको बिजनेस एनालिसिस या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग सिखा रहा होता हूँ। ठीक है। चल वी स्टार्ट न्यू टॉपिक, या इसको खत्म करें? कोई 5-6 मिनट रह गए हैं इस मीटिंग को खत्म होने में, रिमेनिंग टाइम मिनट रह गया। जी, कोई और चीज कोई पूछना चाहे? एनी क्वेश्चन सो फार?
है कोई क्वेश्चन? नहीं? कल मैंने इसकी, नो सर, चलिए ठीक है। मैं इसकी वीडियो बना दी है, वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा, और उसको आपका जो एलएमएस है उस पे मैं दे दूंगा, तो जिन लोगों ने नहीं देखी वो देख लेंगे, और जिनको दोबारा सुननी है वो दोबारा सुनना है। ठीक है भाई, तो इसको हम यहीं खत्म कर लेते हैं, और इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ठीक है भाई, थैंक यू। स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप।